नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओटीएस पर सीएम भजनलाल जन सुनवाई कर रहे हैं। सीएम से मिलने के लिए फरियादी पहुंचे और आम लोगों की वो समस्याओं को सुन रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम से मिलने के लिए आम जनता जो है वो पहुंची हुई है। सीएम ने जन सुनवाई का आयोजन किया। ओटीएस में सीएम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं और सीएम एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी फरियाद को सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे। सीएम ने ओटीएस पर जन सुनवाई का आयोजन किया, जहां पर आम जनता बड़ी संख्या में पहुंची हुई है अपनी परेशानियों को बताने के लिए। उधर द बार एसोसिएशन जयपुर का शपथ ग्रहण समारोह आज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन श्रीवास्तव समारोह के अध्यक्ष होंगे और द बार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शर्मा करेंगे शपथ ग्रहण। महासचिव राजकुमार शर्मा व कार्यकारिणी भी लेगी शपथ। हाईकोर्ट के जस्टिस, जिला जज और न्यायिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ ही बड़ी संख्या में वकील भी शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जयपुर से ये बड़ी खबर है। बार एसोसिएशन के आज जो है वो पूरा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बीकानेर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। आज बीकानेर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। पूगल के भानीसार गांव जाएंगे सीएम, ऐसी जानकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। अधिकारियों की बैठक लेंगे इसके साथ और लोगों से मुखातिब भी होंगे। अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। तो एक्शन मोड में पूरी तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। सुबह से उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करेंगे, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर हैं और वहां पर अधिकारियों की बैठक लेंगे, उनसे मुखातिब होंगे। तो बीकानेर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। बताते चलें कि आज वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और किस दिशा में और बेहतरी की ज़रूरत है, इसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। अधिकारियों से बातचीत करेंगे। पूगल के भानीसार गांव जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वहां बताया जा रहा है कि वो मुखातिब होंगे लोगों से। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में है। बता चलें कि प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और इसी के तहत वो औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर ही लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में वो जान रहे हैं। शुक्रवार देर रात सीएम अचानक ही लाभ लश्कर के बिना ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां स्थिति को रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया है। रैन बसेरे के बाहर सो रहे लोगों को कंबल बांटने के साथ ही उनका हालचाल जाना और इसके बाद सीएम थाने पहुंचे और रजिस्ट्रों को देखा है। उन्होंने बताया जा रहा है कि रोजनामचे की जानकारी लेने के साथ ही इलाके में होने वाली गश्त के बारे में जानकारी लेने के साथ ही उन्होंने पुलिस वालों से उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बातचीत की। तो एक्शन मोड में सीएम भजनलाल शर्मा हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम के दौरे की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सीएम भजनलाल शर्मा सख्त नजर आ रहे हैं। देर रात पुलिस थाने का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। अचानक ही जब वो थाने पहुंचे तो थाने में हड़कंप मच गया। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने फाइलों की जांच की है और किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर हैं उनको देखा है। और दूसरी तरफ रैन बसेरे पहुंचे और स्टेशन पर भी वो पहुंचकर कंबल बांट चुके हैं। कोटा को रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। 500 से ज्यादा रेजिडेंट्स डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर हैं। आज फिर से नारेबाजी कर प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर्स वेतन, स्टाइपेंड और सहित कई मांगों पर प्रदर्शन किया जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। बताते चलें कि 3 बड़े अस्पतालों में ठप होगी व्यवस्था। हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि
जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो काफ़ी समय से हड़ताल पर है, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से जहां एक तरफ मरीज परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की व्यवस्था भी चरमराने लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आज फिर से उग्र आंदोलन हो सकता है क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स का? क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई? देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जब रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे थे, तो निश्चित रूप से संभाग के तीनों बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था वैसे भी ठप हो चुकी थी और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, क्योंकि पहले 2 घंटे का था लेकिन आज पूरे दिन वो काम नहीं करेंगे और जो है न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर आक्रोश जताएंगे और जो है प्राचार्य कक्ष के बाहर वो धरना देने की भी बात करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि मरीजों और उनकी परिजनों की परेशानियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है और आगे ये परेशानियां बढ़ने वाली, क्योंकि जो कई ऑपरेशन है वो टलने वाले हैं। कई मरीज जो सुदूर अंचल से, एमपी से सटे इलाकों से आ रहे हैं, उन मरीजों को समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा। कई मरीज बिना इलाज के घर लौट रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच ठिठुरते मरीज अस्पताल के आसपास भटकते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी जो फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। तीनों बड़े अस्पतालों की जो है रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले 500 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर जब हड़ताल पर होते हैं, कार्य बहिष्कार पर होते हैं, तो समझा जा सकता है कि अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है, ठप हो जाती है और मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन इन जो है डॉक्टर की हड़ताल के बाद समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर समझने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि स्टाइपेंड और वेतन की जो है नहीं होने के कारण, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भी कई जो मांगों को लेकर लगातार ये कार्य। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुछ नहीं, वो हड़ताल के चक्कर में ऑपरेशन कराना मुझे, तो ऑपरेशन हो नहीं रहा, भर्ती होना भी। अब तो पता लगा कि हड़ताल हो रही है। ऑटो ले गए हो? हाँ। कितने रुपये में लेके लाए ऑटो? ऑटो कम से कम 100-150 रुपये का ऑटो करके आया हूँ। क्या हुआ था पैर में? स्लिप मार गया, पेट से फ्रैक्चर हो गया। हमारी जो पिछले 6 से 7 महीनों की सैलरी अटकी हुई है, वो स्टाइपेंड अटका हुआ है, वो किसी भी रेजिडेंट का नहीं दिया गया है और कुछ लोगों का तो 1 साल से स्टाइपेंड और सैलरी नहीं आई है। उससे क्या होता है कि अपने जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है रेजिडेंट को, और बहुत सारे रेजिडेंट की जिनकी ईएमआई चल रही है, हाउस लोन, होम लोन और कार की ईएमआई चल रही है, वो सारी स्किप हो रही है। उनका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उनको सिबिल कम हो रहा है उनका। साथ में हॉस्टल से रिलेटेड मुद्दे, जिसमें शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत उपकरण और वाटर कूलर की जो पहले भी शिकायत कर चुके हैं मैडम को, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। साथ में कुछ हॉस्टल्स में चोरी हो रही है, ताले तोड़े जा रहे हैं। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव चौथे दिन भी लगातार जारी रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में जाट समाज चौथे दिन भी धरने पर बैठा हुआ है। इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या करना है उनका फैसला जाट समाज करेगा। वहीं प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। तो जयचोली गांव में जाट समाज महापड़ाव कर रहा है और आज चौथा दिन है, लगातार ये महापड़ाव जारी है। 22 जनवरी के बाद फैसला लेने की बात जाट समाज की तरफ से कही गई है कि 22 जनवरी क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उससे पहले किसी भी तरीके का आंदोलन उग्र नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जब अगर सरकार प्रशासन की तरफ से उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो 22 जनवरी के बाद जाट समाज के प्रतिनिधि जो होंगे वो फैसला करेंगे कि आगे किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा रहने वाली है। तो केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार बताते चलें जाट समाज आंदोलन कर रहा है और इनकी मांग है कि केंद्र में भी इन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। दीपक, चौथे दिन जस का तस आंदोलन जाट समाज का जारी है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, जाट समाज केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार महापड़ाव डाले हुए है और महापड़ाव का आज चौथा दिन है।
लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। अब इतना हो रहा है कि पहले आंदोलन जो है वो थोड़ा थोड़ा धीमे चल रहा था, लेकिन अब आंदोलन जो है महापड़ाव में महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। कल की जो तस्वीरें थी उनसे देख करके लगा कि अब आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जाट समाज के जो वहां मौजूदा लोग हैं जो इस महापड़ाव में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि 22 जनवरी तक ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। जो महिलाएं पहुंच रही हैं वहां, जो लोग पहुंच रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कभी कीर्तन किया जा रहा है तो कभी हवन यज्ञ किया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम वहां आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी यहाँ जो है वो देखने को नहीं मिली है। वार्ता, अभी तक कोई वार्ता के लिए ना तो उनके पास कोई न्योता आया है, ना कोई इस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं जरूर नजर आ रही है। पूरी तरह से गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस वहां पर नजर आ रही है। वहां रेलवे ट्रैक है, तो ऐसे में रेलवे पुलिस के भी अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो वहां पर बने हुए हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, लोक बंधु, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जाट समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है उसको हमने कहा है कि आप आइए, वार्ता कीजिए, और वार्ता में बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। जाट एकता जिंदाबाद के नारे और हाथों में लाठी डंडा लेकर जाट समाज सड़क पर उतर गया। मांग एक बार फिर वही जो वर्षों से की जा रही है, केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की। आरक्षण की इस लड़ाई में भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज सक्रिय होता जा रहा है। भरतपुर के उज्जैन तहसील के गांव जयचौली में महापड़ाव का आज तीसरा दिन है, जहां लगातार जाट समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं लाठियां लेकर पहुंची और कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसके साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए जाट समाज ने महापड़ाव स्थल पर ही हवन यज्ञ किया। वहीं जाट समाज ने सरकार को 22 जनवरी तक का वक्त दिया। 22 तारीख के बाद आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। संख्या की बात तो ऐसी है कि 1 बजे महापड़ाव का हम विधिवत शुरुआत करते हैं। गांव से लोग आते हैं। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है, तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, न किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है। हालांकि महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है। गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में एसटीएफ की बटालियन, आरएसी की टीम और कई थानों की पुलिस को रेलवे पुलिस के जवानों के साथ तैनात किया गया है। प्रशासन महापड़ाव स्थल के आसपास हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सितंबर 2021 में भी जाट समाज ने चक्का जाम किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशी पत्र लिखा था। उसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली ओबीसी कमीशन से मिला। केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन आरक्षण नहीं मिल सका। रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। बीकानेर का रुख करेंगे। बंधक बनाकर विवाहिता से दुष्कर्म किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले की ये घटना है। एसपी से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग बेटी को भी जान से मारने की धमकी आरोपियों की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। बंधक बनाकर विवाहिता से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि नाबालिग बेटी को भी इस दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि 3 महीने पहले ये की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी से शिकायत की गई थी, जिसके बाद जांच की गई इसकी।
डिडवाना को रुक करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक साथ 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई है। 2 विवाहित बहनों और बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हुई है। जानकारी यह है कि फांसी लगाकर सुसाइड किया गया है, इसकी आशंका जताई जा रही है। पर जिन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मौलासर थाने के नुआ गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है, तो 4 लोगों की मौत के बाद हड़कंप है। चूरू का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 7 लोग घायल हुए। सिंघानिया स्कूल के पास जीप पलट गई थी। बताया जा रहा है कि घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सभी घायल झुंझुनू के जाखल गांव के रहने वाले हैं। रावत सर अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कोहरे के कारण बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। घायल झुंझुनू के जाखल के रहने वाले हैं। रावत सर अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। कोटपुतली जिले के बांसूर थाना इलाके में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक मृतका बांसूर के गांव की रहने वाली थी और यहां किराए पर मकान लेकर बच्चों के साथ रह रही थी। अलवर रोड पर एक मकान में विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतका के भाई ने दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। टेलीफोन सूचना थाने पे मिली कि एक सुसाइड होकर औरत भर्ती हुई है। हम यहाँ आए थे। ये रामपुर के सुमन वाइफ ऑफ राजेंद्र मीना के, इसके 2 बच्चे थे। अब इसका घरवाला और इसके परिजन आ रहे हैं, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर कोई जैसे कि मामला कोई हो, कोई पारिवारिक मामला हो? कोई मामला नहीं है, जैसे होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। उसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि दिशा निर्देश के अनुसार लोगों की सुरक्षा के लिए नाकेबंदी कर वाहनों को चेक किया गया और इसके साथ ही उन्होंने बाड़मेर की जनता को संदेश देते हुए कहा, शहर की जनता भयमुक्त रहे। इस संबंध में जनता को संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस आपके साथ में है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी इसमें कोई आपको दिक्कत आएगी। पुलिस इसका कार्य कर रही है। जो पीटी है या फिर राजमार्ग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की सघन चेकिंग हो रही है? इस संबंध में सभी जगह चेकिंग की जा रही है और जनता को आश्वस्त किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भयमुक्त रहें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। अभी आप फ्लैग मार्च के लिए निकलेंगे, 2 लोगों को क्या संदेश है, 2 मुख्य किया जाएगा? वो संदेश है कि भाई सब प्रशासन अपना काम कर रहा है, सब चिंता मुक्त भयमुक्त रहें। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि मांस की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने 22 जनवरी को राज्य में मांस मछली की दुकान बंद करने का आदेश जारी किया। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में राज्य में स्थित सभी बूचड़खाने और मांस मछली की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इससे पहले सरकार ने 22 जनवरी को राजस्थान में आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। तो 22 जनवरी को बूचड़खाने बंद रखने का आदेश दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया गया है कि जितनी भी मांस मछली की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। बताते चले कि प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसकी अब चर्चा हो रही है। 22 जनवरी को किसी भी तरीके के बूचड़खाने और मांस मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी वो नहीं खुलेंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। अयोध्या की रेकी करने वाले 3 संदिग्ध को यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया। यूपी एटीएस ने झुंझुनू के सदर थाना इलाके के अजाड़ी खुर्द निवासी अजीत शर्मा को भी अरेस्ट किया है। उसके साथ ही सीकर जिले से शंकरलाल और प्रदीप पुनिया को भी अरेस्ट किया गया है। ये तीनों अयोध्या गए थे। जांच की जा रही है कि ये तीनों आखिर क्या साजिश रचने वाले थे। बताया जा रहा है कि झुंझुनू जिले के सदर थाना इलाके के अजाड़ी खुर्द निवासी अजीत शर्मा को संवेदनशील जगहों पर घूमने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शेखावाटी में हड़कंप मच गया। इस मामले में झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया है कि एटीएस ने झुंझुनू पुलिस से अजीत शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड मांगा था। एटीएस अयोध्या की तरफ से एक सूचना आई थी कि वहाँ 3 संदिग्ध आदमी पकड़े हैं, जिनमें 2 आदमी सीकर के हैं और 1 आदमी झुंझुनू का बताया।
जिसका नाम अजीत कुमार शर्मा बताया, जिसके बारे में मालूमात किया गया तो झुंझुनू के सदर थाने का रहने वाला है। उसमें एक मुकदमा उसका 2022 में 365 में दर्ज हुआ है और उसमें उसका चालान भी हो चुका। अब वो कब बाहर आया, उसके बाकी और क्या क्या हालात रहे हैं, वो सब जानकारी ली जाएगी। और इससे संबंधित जो उसके मुकदमे से संबंधित सूचना है वो ATS अयोध्या को प्रेषित की जा चुकी। तो झुंझुनू का अजीत शर्मा रहने वाला है जिसे अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद शेखावाटी में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद फिर बातचीत की गई है पुलिस से और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगा गया है। और गोगामेडी हत्याकांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया कि उसके इशारे पर ही गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता चले कि 5 दिसंबर को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड के करीब 1.5 महीने बाद विदेश में छिपे गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। इस बातचीत में खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले उस शख्स ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने का दावा किया। गोल्डी, ये जो अभी हाल में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी का, ये आपने कराया है? आपने, रोहित गोदारा ने? हाँ जी सर, बिल्कुल जी, ये हमने कराया है जी, हमारे भाईचारे ने कराया है। ये रोहित गोदारा भाई साहब देख रहे थे सारा इसमें। उसने आरोप लगाया कि गोगामेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बनाई थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि गोगामेडी ने कई लोगों की जमीनें हड़प रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यहाँ रुकेंगे।